हाँ जी, आप बताइए वकील साहब, आपकी राय क्या है मौजूदा माहौल पर? मौजूदा माहौल में राय, मेरी राय तो केवल ये है कि रूल ऑफ लॉ जिसके लिए दुहाई दी जाती है लोकतंत्र में, उसका तो पूरी तरीके से सफाया किया जाए। जब माफिया को केवल शूटर मारेंगे तो न्यायालय या कचहरी या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या बड़े बड़े आईएएस अफसरों या आईपीएस अधिकारियों, न्यायपालिका या कार्यपालिका या विधायिका के किसी भी अंग को रखने न रखने का कोई मतलब नहीं है। लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है, प्रजातंत्र नाम की कोई। तो एक बात बताइए, कानून के किस अनुच्छेद में लिखा है कि जिसके ऊपर किसी अपराध का आरोप लगे तो उसका घर गिरा दिया जाए? कानून के किस धारा में ये लिखा है कि कोई आरोपी को अपने घर किसी ने 2 दिन रहने के लिए रखा हो तो उसकी तुम पैतृक संपत्ति उसका घर गिरा दो? बिल्कुल, पैतृक संपत्ति गिराना ये भी गैर कानूनी है। उसके लिए जो प्रावधान दिए गए संविधान में या कानून की धाराओं में, उस पर कार्रवाई पुलिस करती है। और जब पुलिस की कस्टडी में कोई अपराधी हो या सन्यासी हो, महात्मा हो या कोई विद्वान हो, पुलिस कस्टडी में इसलिए दिया जाता है कि इसके जान माल की सुरक्षा करते हुए असलियत की जानकारी हासिल करे पुलिस। इसलिए नहीं पुलिस की कस्टडी में या रिमांड पर हैंडओवर किया जाता है किसी भी अपराधी को या महात्मा को या राजनेता को, कि नहीं पुलिस कस्टडी में उसको कल के 20 साल 22 साल 21 साल के लड़के पहुंच करके और गोलियों से छलनी कर दे। कानून का क्या मतलब है? कोई मतलब है? केस चल रहा था ना। क्या नाम है आपका वकील साहब? मेरा नाम है योगेश्वर प्रसाद मिश्रा। योगेश्वर प्रसाद मिश्र जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। 1985 के बाद उत्तर भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश के राज्यों में जो अपराधियों ने खादी पहनने का काम किया, जिनको खाकी से डरना चाहिए था, वो संसद और लोकसभा पहुंच गए। वो एक लंबी फहरिस्त है, उसमें अतीक अहमद का नाम बहुत ऊपर आता है, उसमें सूरज भान का नाम आता है, उसमें तिवारी, गोरखपुर वाले तिवारी का नाम आता है, धनंजय सिंह का नाम आता है, तमाम लोगों का आता है। कोई एक जात बिरादरी, एक धर्म, एक पार्टी का, ब्रजभूषण सर, हर पार्टी का नाम आता है। उसमें बीजेपी का भी आता है, सपा बसपा सबका आता है। इसके बाद जो राजनीति का अपराधीकरण हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज ने अपराधियों को ये कहकर टिकट देती रही, उनको आगे बढ़ाती रही कि इन पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, इनको सजा नहीं हुई है। और होता क्या था कि वो अपने धनबल का इस्तेमाल करके गवाहों को या तो मुकर जाने पर विवश करते थे या मर जाने पर विवश किए या मार दिए जाते थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि 1979 से अतीक अहमद पर मर्डर का मुकदमा पहला दर्ज हुआ और 2023 तक उसे एक सजा नहीं हुई। 43 सालों तक इसी कानून की दुहाई आप दे रहे हैं, इसी कानून की दुहाई दे रहे हैं जिसमें एक आदमी पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे और कानून की एक धारा का उस पर चस्पा होकर उसे सजा नहीं दिला पाई। तो ऐसे में मौजूदा सरकार की कार्यप्रणाली को आप क्रेडिट देंगे या नहीं देंगे? क्रेडिट जिस रूप में देना चाहिए उस रूप में तो नहीं दे पाऊंगा। अगर सरकार ये कह देती कि नहीं, इनको ये लड़के मारने जा रहे हैं या इनकी यही सजा है, जो बलबन किया करता था अपने शासनकाल में या अलाउद्दीन खिलजी किया करता था, या तो उस परंपरा को आप खुल करके, उन लोगों ने खुल करके घोषणा की थी, राजतंत्र था। लेकिन यहाँ राजतंत्र नहीं है ना, यहाँ प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कानूनी कार्रवाई के पाले में जब आप जा चुके हैं तो रात को 11 साढ़े 11 बजे मेडिकल जांच और वो जांच और उसके बाद ऑल ऑफ सडन ये घटना घटित हो जाना, तो कहीं न कहीं ये लगता है कि दाल में काला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो महात्मा था, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत हुआ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया वो गलत है, जो प्रोसेस अडॉप्ट किया गया वो गलत। अगर वो अपराधी था तो चार्जशीट पुलिस ने क्यों नहीं सबमिट की आज तक? और चार्जशीट पुलिस ने सबमिट कर दी होती और राहुल गांधी का ट्रायल 27 दिन में कंक्लूड किया जा सकता है, तो इतने बड़े माफिया अपराधी का ट्रायल बाई कोर्ट डायरेक्शन लेकर के 1 महीना 10 दिन 15 दिन में क्यों नहीं कंक्लूड कराया जा सकता था? और आप भी कह रहे हैं कि नहीं वो अपराधी था 89 का, मैं भी कह रहा हूं कि वो अपराधी है। तो इस साक्ष्य को कानून के पटल पर, न्यायाधीश के पटल के, मेरा सिर्फ एक कहना है सर, देखिए
पहली बात तो ये है कि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि यह हत्या की नहीं गई, कराई गई। अब ये हाँ ठीक कह रहे हैं आप, ये मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। यही सत्य है। तो ये पहली बात। दूसरी बात कि अभी तक हाल के दिनों में जितनी भी आपने आपराधिक घटनाएं देखी हो, छोटी बड़ी, उसमें अपराधी के पास मोबाइल जरूर रिकवर हुआ, सेलफोन जरूर रिकवर हुआ। यह इतनी बड़ी घटना थी कि पुलिस ने बरामदगी में सिर्फ हथियार दिखाए, मोबाइल फोन नहीं दिखाया। और ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर इन 3 शूटरों के पास मोबाइल फोन नहीं था तो फिर ये अतीक और अशरफ को पिछले 3 दिनों से कैसे ट्रेस आउट कर रहे थे? पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि अगर मोबाइल नहीं था तो वो कौन हैंडलर था जो इनको लगातार इशारे करके या लगातार बताकर जगहों पर पहुंचाया करता था? ये बात भी एक क्लियर हो गई कि अभी सूत्रों के मुताबिक, पुलिस सूत्रों के मुताबिक, जो 2 मोटरसाइकिल वो कॉलविन हॉस्पिटल के बाहर पड़ी थी, जिसे हमलावरों की माना जा रहा था, वो मोटरसाइकिल अस्पताल कर्मियों की निकली। और ये भी माना जा रहा है कि वहां पर जो हमलावर थे वो ई रिक्शे में बैठ कर गए। सीसीटीवी की एक तरफ की पूरी जिसको कि डीवीआर कहते हैं, सीसीटीवी के तमाम होटल और लॉजेस की जो उस घटना स्थल से 300 मीटर की दूर तक है, वो डीवीआर पुलिस ने निकाल ली है। वो सारे फुटेज पुलिस के पास है। अब वो कब सामने आता है ये भी देखने वाली बात है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि जिस ई रिक्शे पर ये हत्या आरोपी सवार होकर गए थे उस पर कुछ और लोग भी बैठे थे। तो क्या जिस वक्त ये हत्या हुई उस समय पीछे से इनका कोई हैंडलर था क्या, और इस हत्या के पीछे मकसद क्या था, ये अभी तक सामने नहीं आया। अतीक और अशरफ की हत्या पर सवाल है, पुलिस कस्टडी में होने पर सवाल है। उनके अपराधी या उनके अपराध में लिप्त होने का बहुत सवाल नहीं है, वो देश के सामने है, दुनिया के सामने है। लेकिन इन दिनों अतीक अशरफ के मारे जाने के बाद उनके अपराध का काला चिट्ठा, उनके गुलाबी पर्ची और सफेद पर्ची की ज्यादा चर्चा हो रही है, जबकि हत्या किस मकसद से की गई और एक बार में अतीक का अध्याय जो खत्म हुआ है वो उसका सच सामने आएगा कि नहीं, पुलिस के सामने एक बड़ा चैलेंज है। एसआईटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। हत्या आरोपियों को पुलिस ने रिमांड में ले लिया है। कुछ लोग और मेरे साथ हैं। बातचीत के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं